हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने चैप्टर 4, 5, 6 का अच्छे से कल रिवीजन कर लिया होगा। कल ही हमने चैप्टर 4, 5, 6 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लिए। आज मैं चैप्टर 4, 5, 6 के आपको कराऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट केस स्टडीज, और देन आपको 1 घंटे के बाद एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर हम लोग इसके सारे के सारे इन 3 चैप्टर्स के एमसीक्यू कवर कर लेंगे, और हमारा यहाँ पे आधा सिलेबस आज ही खत्म हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी होगी जो मैंने क्लास कल कराई थी आपको इनका रिवीजन, तो मैं रेकमेंड करूंगा पहले उस रिवीजन को अच्छे से देखो चैनल से, देन आप केस स्टडी बनाओ। देखो बहुत प्यार से बनेंगे, बिकॉज उस रिवीजन में मैंने एनसीईआरटी के सारे कीवर्ड्स कवर कर लिए जिनसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 4 प्लानिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट केस स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 1, Mega Limited holds an annual management program every year in the month of March। मैंने आपसे कहा था जब भी आपको केस स्टडी आए तो सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट पढ़ लो। द टॉप मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट द एक्सपेंसेस incurred in formulating the plan justify the benefit derived from them। Identify any two limitations and any two features of planning discuss above। प्लानिंग के दो लिमिटेशंस, दो फीचर्स आपको बताने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, शुरू से जरा पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया। मेगा लिमिटेड होल्ड्स एन एनुअल मैनेजमेंट प्रोग्राम एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च में ये एक एनुअल मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाते हैं इन विच द टॉप मैनेजर पर्सनल, यानी जो टॉप मैनेजर पर्सनल जो है वो प्लान बनाते हैं फॉर नेक्स्ट ईयर बाय एनालाइजिंग एंड प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर फॉर मीटिंग फ्यूचर इवेंट इफेक्टिवली। देखो यार, वो फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं ना, तो प्लानिंग क्या हो गया, फ्यूचरिस्टिक हो गया, राइट। प्लानिंग क्या हो गया, फ्यूचरिस्टिक हो गया। और as they are responsible for providing direction to the organization, phases are thoroughly checked using scientific calculations। Okay, detailed plans are prepared after discussion with the professional experts। Preliminary investigations are also undertaken to find out the viability of the plan। Since it is an intellectual activity requiring intelligent imagination and sound judgment, so it is mainly done by the top level man। देखो, पहला फ्यूचरिस्टिक है और दूसरा है क्लास मेंटल एक्सरसाइज। जो प्लानिंग है ना वो मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि इसके अंदर ना इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है प्लानिंग, तो उसको फीचर क्या कहते हैं, मेंटल एक्सरसाइज और फ्यूचरिस्टिक। ये दो हो गए इसके फीचर्स। अब आपको दो लिमिटेशंस लिखने हैं। आगे लिखा है प्रिलिमिनरी इन्वेस्ट, यहाँ हो चुका है, यहां तक आपने कर लिया। रिक्वायरिंग इंटेलिजेंट इमेजिनेशन साउंड जजमेंट, इट इज मेनली डन बाय द टॉप मैनेजमेंट। यूजुअली रेस्ट ऑफ द मेंबर जस्ट इंप्लीमेंट द प्लान। देखो क्लास, रेस्ट ऑफ द मेंबर ना प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। ओके, ये क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया, इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। और आगे लिखा है मिडिल लेवल मैनेजर्स आर नाइदर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम द प्लान्स नॉर दे आर परमिटेड। अपने आप क्लास वो कुछ कर नहीं सकते, प्लान को डेविएट जो है वो भी नहीं कर सकते, यानी कि लीड्स टू रिजिडिटी, लीड्स टू रिजिडिटी। तो ये देखो, ये दो हो गया लिमिटेशन और ये दो हो गए फीचर्स जो इस पूरे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको प्लानिंग चैप्टर का जो रिवीजन कराया था उसमें भी मैंने फोकस किया था कि जहां पे इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी की बात हो, है ना, ऐसा हो ना, लॉजिकल थिंकिंग की बात हो, तो वो मेंटल एक्सरसाइज है। और वही सेम लाइन यहाँ पे आपको देखने को मिली। और क्योंकि वो प्लान इंप्लीमेंट करेंगे तो वो अपने आप से कुछ कर नहीं सकते, रिड्यूस क्रिएटिविटी, और वो भी अब जो है प्लान जो है वो चेंज नहीं कर सकते। एक बार प्लान अगर आपने कर लिया ना तो वो रिजिड है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात है, और भी लिमिटेशंस इसके अंदर हैं, जैसे एक तो ह्यूज कॉस्ट। भाई प्लानिंग में ना प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है तो इसमें ना बहुत पैसा लगता है, ह्यूज कॉस्ट। ये भी अगर कोई बच्चा लिखता है ना कि इट इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट तो वो भी ठीक है। ओके, रिड्यूस क्रिएटिविटी, लीड्स टू रिजिडिटी और ह्यूज कॉस्ट, ये तीनों पॉइंट में से कोई भी दो आप लिख देना, बाकी ये दो तो फीचर्स है ही। तो फीचर ऑफ मैनेजमेंट आपने क्या करना है, लिखना है। फीचर ऑफ प्लानिंग्स ये और ये हो गया, और एक्सप्लेन करने के लिए बोला इसके अंदर एनी टू लिमिटेशंस, एनी, हाँ डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं देना, इन शॉर्ट आपको इसको एक्सप्लेन कर देना है। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन चंद्रशेखर शुक्ला रिटर्न टू इंडिया। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना रिक्वायरमेंट क्या है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। तो इसमें जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा है उसके फीचर्स को आपने आइडेंटिफाई भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन चंद्रशेखर शुक्ला रिटर्न टू इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग अ सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल फ्रॉम द नीदरलैंड्स।
He was convinced that he would fulfill his grandfather's dream of converting their 58 acre of land into a fertile farm. He started setting up specific goals. तो ये obviously planning की बात कर रहे हैं, यहाँ पे goals set किया जा रहा है, or let down the relative activities to be performed to achieve the goals. Soon he launched his own company, Food and Agri Business Solution Private Limited. He sought to ensure that the future event effectively met the best interest of the company. He prepared an annual statement for production sales based on the sales forecasting. He noticed that the farmer grew only paddy, due to which land remains ideal for subsequent 8 to 9 months for the year. He identified, देखो सिर्फ पैडी उगा रहे हैं, यानी कि जो धान की खेती होती है ना चावल की, वही उगा रहे हैं. ही आइडेंटिफाई एंड एक्सेस वेरियस ऑल्टरनेटिव थ्रू विच फार्म कुड बी यूटिलाइज फॉर द रिमेनिंग मंथ्स ऑफ द ईयर. तो बाकी जो रिमेनिंग मंथ्स बचे हैं, 4 से 8 मतलब 4 से 3 महीने का जो भी समय बचा हुआ है, उसको कैसे यूज करेंगे? थ्रू हिज एक्यूरेट विजन, जजमेंट एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ फैक्ट, ही प्रेजेंटेड अ स्कीम फॉर फार्मर्स वेयर बोथ पैडी एंड वेजिटेबल. बाकी टाइम के लिए वो वेजिटेबल्स उगा रहे हैं, तो आपको बताना है कि कौन कौन से फीचर्स है. देखो सबसे पहला क्या है? प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन. तो प्लानिंग क्या दे रहा है इसको? प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन. और प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. तो प्लानिंग क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है और प्लानिंग डायरेक्शन देता है. तीसरा है प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. उसको जो प्लानिंग ने ना डिसीजन मेकिंग में उसकी मदद की. और प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी. ओके, तो ये सारे के सारे फीचर्स जो है इसके अंदर आप लिख सकते हो. इवन आप ये भी लिख सकते हो मेंटल एक्सरसाइज है. प्लानिंग क्या है क्लास? मेंटल एक्सरसाइज है. मेंटल एक्सरसाइज. और इनको आपने एक्सप्लेन कर देना है. और एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल. तो ये 3 से 4 फीचर, 3 नंबर का आएगा 3, 4 नंबर का आएगा 4 फीचर्स लिख के आपको एक्सप्लेन कर देना है. दैट्स इट, और कुछ नहीं. थर्ड है नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस अबव द गिव एनी वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. आपको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताना है और कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बताना है. और ऑल्सो ब्रीफली 3 लिमिटेशंस बताने हैं प्लानिंग के. ऑब्वियसली प्लानिंग चैप्टर तो प्लानिंग की बात करेगा, लेकिन पेपर में कैसे पहचानोगे ये प्लानिंग का है वो पढ़ते हैं. सुहासिनी, अ होम साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज, हैज रिसेंटली डन अ कुकरी कोर्स. ठीक है. शी विश टू स्टार्ट हर ओन वेंचर विद अ goal to provide health food at reasonable price. She discussed her idea with a teacher mentor who encouraged her. After analyzing various options, तो सबसे पहले आइडिया डिस्कस किया. वेरियस ऑप्शंस यानी कि इवैल्यूएटिंग जो जितने भी ऑल्टरनेटिव्स थे उनकी लिस्ट बना दी. आइडेंटिफाइंग वेरियस ऑल्टरनेटिव. her business venture, they shortlisted the option to sell ready-made and ready-to-made vegetable shakes और सत्तू मिल्क बेचेंगे. यानी कि एक सिलेक्ट किया ऑल्टरनेटिव को. देन द बोथ वे द प्रोज और कॉन. फिर उस सबके प्रोज और कॉन्स को चेक करे बोथ और शॉर्टलिस्टेड किए ऑप्शंस को. तो ये कौन सा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है? प्लानिंग फंक्शन है. और गिव वन ऑफ इट कैरेक्टरिस्टिक्स. कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो. मेंटल एक्सरसाइज है, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है. रेदर देन डूइंग, ये क्या काम करता है? थिंकिंग का काम करता है. तो ये लिख सकते हो प्लानिंग, ये हो गया मेंटल एक्सरसाइज. और 3 लिमिटेशंस कोई भी लिखने हैं क्लास, लाइक रिड्यूस क्रिएटिविटी ये लिख सकते हो. डज नॉट गारंटी सक्सेस ये लिख सकते हो. ह्यूज कॉस्ट लिख सकते हो. टाइम कंज्यूमिंग लिख सकते हो क्लास. ठीक है. और लैक ऑफ एक्यूरेसी लिख सकते हो. मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट लिख सकते हो. एनी 3, कोई भी 3 लिखने. क्वेश्चन 4, आइडेंटिफाई ऑल टाइप्स ऑफ प्लान मेंशन इन अबव. तो इसमें क्लास टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में बताते हैं. पढ़ते हैं क्या है. इन चक दे इंडिया है ना, इन चक दे इंडिया मूवी, ये चक दे इंडिया मूवी है ना, इंडिया मिसिंग है. चक दे इंडिया मूवी, शाहरुख खान बिकम्स द कोच ऑफ द गर्ल्स हॉकी टीम. He knows that he has to prepare the girls for the international hockey match and win the cup. For this, he prepare a long-term plan and think of way how to beat the opponent team. He coaches the girls to play in different way like defensive, offensive, etc. At the outset of the match, he explained who will open the match and how the ball will be passed by one player to another player step by step. देखो जो step by step की बात हो रही है उसको क्या बोलते हैं क्लास? प्रोसीजर. राइट. जो स्टेप बाय स्टेप की बात है वो है प्रोसीजर. और इसमें क्या सिखाया जा रहा है क्लास? अलग अलग मेथड्स, डिफरेंट वेज, यानी कि अलग अलग
मेथड्स को सिखाया जा रहा है, और ऑब्वियसली गोल को अचीव करने की बात कर रहे हैं, तो एक गोल है उसको अचीव करने की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव है, और पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान क्या है, STRATEGY, स्ट्रैटेजी। तो ये 4 अलग अलग टाइप के प्लान इसके अंदर आइडेंटिफाई किए गए हैं। आपको थोड़ा थोड़ा सा क्लास इनको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, सिर्फ 4 हेडिंग डाल दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, यू हैव टू एक्सप्लेन एटलीस्ट 2 to 3 लाइन, ब्रीफली आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट। तो टाइप्स ऑफ प्लान से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ प्लान से ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और जिन्होंने मूवी देखी है वो समझ जाएंगे ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो क्वेश्चन कह रहा है। आगे लिखते हैं क्लास, आगे इसमें लिखा है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ प्लानिंग हाइलाइटेड इन द अबव सिचुएशन। फीचर्स ऑफ प्लानिंग है, एन ऑटो कंपनी सी लिमिटेड इज फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ declining market share due to increased competition from other new and existing players in the market. Its competitors are introducing lower price models for mass consumers who are price sensitive. C Limited realized that it needs to take steps immediately to improve its market standing in the future. For quality conscious consumer, C Limited plan to introduce new model with added feature and new technological advancement. The company has formed a team with representative from all the level of management. This team will brainstorm. देखो brainstorm का मतलब क्या है, intellectual process, यानी कि mental एक्सरसाइज, ठीक है। जो प्लानिंग है वो क्या है, मेंटल एक्सरसाइज। आपको फीचर लिखने हैं ना, फीचर लिखने हैं प्लानिंग के, तो पहला हो गया मेंटल एक्सरसाइज, विल डिटरमाइन द स्टेप्स that will adopted by the organization to implement our strategy. देखो मेंटल एक्सरसाइज है, पहला फीचर है मेंटल एक्सरसाइज, दूसरा फीचर है फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग के फीचर्स लिखने हैं। तो पहला हो गया आपका मेंटल एक्सरसाइज, और ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है ना, तो फ्यूचरिस्टिक भी हो गया। और कौन कौन से पॉइंट्स इसके अंदर आ सकते हैं, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, यानी कि पर्वेसिव है ना। देखो ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट लिखा है ना क्लास, द कंपनी हैज फॉर्म अ टीम विद रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो परवेसिव है। और अगला क्या है क्लास, यहां तक परवेसिव है, फ्यूचरिस्टिक है, मेंटल एक्सरसाइज है। आई थिंक यही 3 पॉइंट्स इसके अंदर दिख रहे हैं मेरे को, और कोई पॉइंट लगता है तो आप बताओ। यही 3 पॉइंट है, राइट। ये इसकी क्लास हो गए फीचर्स। तो प्लानिंग के 5 हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए, जो सारे के सारे केस स्टडीज थी, ओके। अब आते हैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पे, इसके भी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज देख लेते हैं। ये रहा पूरा का पूरा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पहले पढ़नी है आपको। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ रिलैक्स आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग एंड गिव इट्स मीनिंग। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताना है क्लास यहाँ पे, और एक्सप्लेन 2 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई इन द अबव केस। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए पूछ रहा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। हेल्थ रिलैक्स लिमिटेड is one of India's leading consumer healthcare brand in diagnostic services. It has an integrated nationwide network of diagnostic centers. The company was exploring new avenues for its expansion. The top level managers analyzed the business environment and found that since year 2023 was the international year of millets, it was expected that the global demand for millets will grow around 5% annually. India being one of the leading producer and exporter of millets, it was realized that there was a great business opportunity in millet industry. The board of directors approved the idea of venturing into the business of selling bread, noodles, dosa mix made of millets. The company had to restructure it, ठीक है, restructure itself. It diversified into varied product category and created a structure compromising of separate business unit. Each unit has manager responsible for performance who had authority over the unit. Manpower was grouped on the basis of different products manufacture. देखो या ना, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, डाइवर्सिफाई इनटू वेराइड प्रोडक्ट कैटेगरी, हर प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट के बेसिस पे डाइवर्सिफिकेशन किया। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये हो गया आपका कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, राइट। और आपको डिविजन का मीनिंग लिखना है, जहां प्रोडक्ट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, डिपार्टमेंट बनाते हैं। 2 एडवांटेज बताने हैं, 2 डिसएडवांटेज, तो कोई भी 2 एडवांटेज बता देना डिवीजन के। एक तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो गया, और एक इजी टू ऐड मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट हो गया। घाटा क्या है क्लास, कॉन्फ्लिक्ट होता है जब बंटवारा होता है फंड्स का कंपनी के द्वारा, और बाकी एक्सपेंसिव रहता है डिविजनल। ये 2 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज लिख सकते हो, और इसका आंसर क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर। सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द पॉलिसी फॉलोड बाय द होम क्रिएशन लिमिटेड। ये कंपनी कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रही है, ऑल्सो गिव 3 पॉइंट्स ऑफ हाईलाइटिंग द इंपोर्टेंस ऑफ दैट पॉलिसी।
Home Creation Limited is a well-known chain of large department store offering various type of product under one roof. The company own 50 stores in various part of the country. Each store is placed under the charge of a manager who is allowed to run their stores automatically. ठीक है, ऑटोनोमसली. यानी कि देखो 50 अलग अलग स्टोर है और उनको पावर दे दी कि भाई वही सब कुछ अच्छे से मैनेज करेंगे बाय डिसाइडिंग अबाउट द प्रोडक्ट विच मे बी प्रॉम्प्ट, जिससे क्लास फास्ट डिसीजन मेकिंग होगी. Appointment of staff who were to handle customer complaint, etc. As these managers have a deeper knowledge of local situation, it enables them to take these decisions effectively, keeping in the view of local circumstances and local consumer needs. This approach helps to improve customer service and the same time serve to boost morale and increase the job satisfaction of the store manager. It empower them to innovate and use their initiative. क्लास ये किसके अंदर होता है? ये डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर होता है. तो कौन सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट या कौन सी पॉलिसी अपनाई जा रही है? यहाँ पे डेलीगेशन नहीं हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन. बिल्कुल सबको अथॉरिटी बांटी जा रही है, सबको ज्यादा ऑटोनॉमी दी जा रही है. ज्यादा ऑटोनॉमी, आपको डिफरेंस ही पढ़ा रखा है मैंने डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन का. ज्यादा जो ऑटोनॉमी दी जाती है वो किसमें दी जाती है? डिसेंट्रलाइजेशन में. और डिसेंट्रलाइजेशन के 3 इंपॉर्टेंस लिखने हैं. एक तो एम्प्लॉइज का ग्रोथ होगा, मैनेजर टैलेंट डेवलप होगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा और ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ होगा. 4 बता दिए, कोई भी 3 आप लिख लें इसके अंदर. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यहां पे भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछा है. इन्फोमेट लिमिटेड इज अ ग्रोइंग आईटी फर्म. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, राइट? और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोला होता तो फंक्शनल होता या डिविजनल होता. कॉन्सेप्ट बोलेगा तो डेलीगेशन होगा या डिसेंट्रलाइजेशन होगा. आगे लिखा है आईटी फर्म with rapidly increasing market share. It had recently been awarded the best organization to work in India 2019 and is the most sought after the job seekers. In this company, rules and procedures to be followed by employees have been clearly laid down by the top managers. तो टॉप मैनेजर जो है ना वो रूल्स प्रोसीजर सब बताते हैं. देयर इज नो एम्बिग्विटी यानी नो कंफ्यूजन इन द रोल दैट ईच मेंबर हैज टू प्ले. उसको क्या रोल प्ले करना है कोई कंफ्यूजन नहीं है. एज द ड्यूटीज आर स्पेसिफाइड, सबकी ड्यूटी बता रखी है पहले ही. ड्यूरिंग लंच टाइम ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गेट टुगेदर in canteen. This time much awaited by every employee as it allows them to share their feelings with other. This leads to successful of the organization. यार देखो इसके अंदर ना दोनों बातें करी गई हैं. पहले पोर्शन में इन्होंने बात करी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की और दूसरे पोर्शन में इनफॉर्मल. तो यहाँ पे दोनों के बारे में लिख देना है ना, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने 3-4 लाइन लिखनी है और फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आपने 3-4 लाइन लिखनी है. और आपको 2 एडवांटेज बताने हैं ईच टाइप ऑफ. तो फॉर्मल के भी 2 एडवांटेज बताने हैं और इनफॉर्मल में भी. गोल अचीव हो पाएगा क्लास फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, स्केलर चेन फॉलो होगा. और डीमेरिट फॉर्मल का क्या है? स्ट्रेस रहेगा. और डीमेरिट क्या है? डिले इन एक्शन, एक्शन में डिले रहेगा. इनफॉर्मल में फीडबैक करेक्ट मिलता है और क्विक रेस्पॉन्स मिलेगा, फीडबैक करेक्ट मिलेगा और स्ट्रेस कम होगा वर्कर का. घाटा क्या है? र्यूमर्स फैलेंगे और कई बार गोल अचीव नहीं हो पाएगा क्योंकि ध्यान जो है काम पे नहीं होता है इसके अंदर. तो ऐसे आपको लिखने हैं. आप सबसे पहले फॉर्मल हेडिंग डालोगे, एक्सप्लेन करोगे, फिर इनफॉर्मल, फिर एक्सप्लेन, फिर एडवांटेज ऑफ फॉर्मल और डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल, फिर एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल, डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल. आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. आपको बताना है फंक्शनल है या डिविजनल है जब स्ट्रक्चर की बात करता है. ऑल्सो स्टेट 3 एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रक्चर. आपको 3 एडवांटेज बताने, नॉट डिसएडवांटेज, ओनली एडवांटेज. रोस्टेड कॉफी कॉर्पोरेशन इज अ कॉफी हाउस चेन ऑपरेटिंग इन 7 states of India. Through its effective organization structure, it has grown despite pressure from competitors in the national market. The company has a purchase production department, supply chain management, logistic department. हर एक function का अलग-अलग department है. Brand management department, sales department. This structure has facilitated operational efficiency. आप साफ पता है class operational efficiency किसके अंदर आता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर ऑपरेशनल एफिशिएंसी आता है. एज एम्प्लॉइज बिकम स्पेशलिस्ट विद देयर ओन रिलम ऑफ एक्सपर्टाइज, दे कुड बी इम्पार्टेड स्पेशल ट्रेनिंग. उनको उसी काम की ट्रेनिंग दी जाती है. तो आपको बताना है कौन सा स्ट्रक्चर है. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर है. 3 एडवांटेज बताने जिसमें सबसे पहला है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन यानी ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन. और अगला क्या है क्लास? यहाँ पे लिमिटेड टाइप ऑफ ट्रेनिंग दी जाती है उनको, है ना. फंक्शन स्ट्रक्चर के अंदर एक ही फंक्शन के अकॉर्डिंग बांटते ना. और ये क्लास इकोनॉमिकल रहता है. ये आपको 3 एडवांटेज इसके लिख लेना. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट फॉलोड बाय. अब कॉन्सेप्ट बोल रहा है तो डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन में से कोई एक होगा.
और आगे उसके इंपोर्टेंस भी लिखने हैं। तो जब भी डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का क्वेश्चन आएगा ना, तो उसके इंपोर्टेंस भी लिखने को बोलेगा। आप समझ जाना कि इंपोर्टेंस बोल रहा है तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में से कोई एक होगा। Kavita Gai was the MD of restaurant in Lucknow called Healthy Kitchen. The restaurant was doing well, and the volume of work started increasing slowly and steadily. Kavita Ghai was not able to manage all the work. सारा काम खुद मैनेज नहीं कर पा रही है. The increasing magnitude of work made her impractical for her to handle all by herself. Moreover, the objective is to open more branches of this restaurant at different places. She appointed Nikhil Gupta as a general manager of Healthy Kitchen, Lucknow, and gave him right to command his subordinate and take action. उसने सिर्फ एक इंसान को पावर दिया, यानी ये हो रहा है डेलीगेशन, राइट? क्योंकि वो सारा काम खुद नहीं संभाल पा रही, तो उसने काम को नीचे लेवल पे दे दिया. फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ रेस्टोरेंट शी ऑल्सो गेव हिम अथॉरिटी टू हायर ट्रेन स्टाफ को भर्ती करने का, हायर करने का पावर दे दिया उसको. Kavita Ghai was satisfied with the work of Nikhil Gupta and was able to operate other branches in Agra and Kanpur also. तो ये क्या हो गया? ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. आपको बताना है कि आइडेंटिफाई करना है कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे एक्सप्लेन कुछ नहीं करना, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, और यहाँ पे लिखना है इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन. अगली हेडिंग डालोगे इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, है ना? रिड्यूस वर्कलोड ऑफ मैनेजर लिख देना, और मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय लिख देना. कोई भी दो लिखना, आपको जो दिल में है वो लिख देना, बट मैंने आपको बता दिया. तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो भी केस स्टडीज के थे, हमने इस चैप्टर के भी आराम से कर लिए. नाउ चैप्टर 6 स्टाफिंग. स्टाफिंग के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट केस स्टडीज देखते हैं, जिससे क्लास कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा और केस स्टडी की प्रैक्टिस भी हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 1. बीरू नंदन, चेयरमैन ऑफ ललित ग्रुप ऑफ कंपनी, founded Biru University for undergraduate and postgraduate courses in diverse discipline. The Information Technology Department of Lalit Power Limited had few vacancies related to cyber security. The Resources Department जो है HRM Department decide to recruit fresh engineering graduate from the university. जहाँ पे कंपनी टेक्निकल मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी से एम्प्लॉयज को भर्ती करती है, उसको बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट. ये क्या है क्लास? कैंपस रिक्रूटमेंट. और हम बाहर से ले रहे हैं, तो ये कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. तो ये किसकी बात हो रही है? कैंपस रिक्रूटमेंट की. ओके. सेकंड, ये इतना बड़ा पैराग्राफ है, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्लास पूछ क्या रहा है. एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस. जो भी प्रोसेस होगा, डिस्कस अबव टिल द वेरिफिकेशन स्टेज टू इंश्योर दैट कंपनी बॉट इन द best candidate to meet the growing demand for fashionable clothing. Verfab was a garment manufacturing company known for its high quality fashionable clothing. They had been in the fashionable clothing was rising tremendously. डिमांड जो है वो बढ़ रहा है क्लास यहाँ पे. अच्छा, दे हैड बीन इन फैशनेबल क्लॉथिंग बिजनेस फॉर लास्ट 23 years. द कंपनी वाज अर्निंग इनफ प्रॉफिट एंड द डिमांड फॉर देयर फैशनेबल क्लॉथिंग वाज राइजिंग tremendously. The company was expanding and needed to hire new talent to meet the growing demand. They followed a comprehensive process to ensure that they brought in the best candidate. The process began with the first round evaluation of applicants. The human resources team carefully review each candidate's qualifications. तो ये कौन सा क्लास प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जरा मुझे बताओ. कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं? एक्सपीरियंस एंड सुइटेबिलिटी ऑफ द available position. It eliminated unqualified or unfit. बताओ क्लास. Unqualified or unfit job seekers based on the information supplied in the application form and shortlisted 21 candidates who met the basic requirement. The shortlisted candidates were then asked to take serious test. उस टेस्ट को बोलते हैं selection test. यानी ये selection process के बारे में बता रहा है. That attempted to measure certain characteristics of the individual, ranging from manual dexterity to intelligence to personality. These tests include assessment of their sewing skills, यानी कि सिलाई की skills, attention to detail and knowing the garment manufacturing process. 15 candidates who performed well in the test were invited to formal in-depth conversation, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Interview with the senior staff from the design team. Thereafter, 10 candidates were found suitable for the job position available. Since these 10 candidates are clear all the above steps, Verfab
conducted verification by contacting their previous employer to confirm the details the candidate has been provided. Therefore, a decision was made to choose 8 candidates who were best fitted for the roles. Explain the steps of the comprehensive process. Selection steps है, selection process है. Discuss above till the verification stage. Verification stage तक आपको बताना है कि जो जो steps follow किया गया. सबसे पहले क्या किया? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग किया अनफिट एप्लीकेशन को हटाने के लिए, है ना. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग किया. दूसरा इन्होंने क्या किया? सिलेक्शन टेस्ट लिया. इसके अंदर 5 टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट. फिर क्या किया? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, है ना. एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू. इंटरव्यू के बाद क्या किया? चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड. चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, जो प्रीवियस एम्प्लॉयर से इन्होंने चेक किया है ना. टिल वेरिफिकेशन स्टेज. कहां पे वेरिफिकेशन किया था? हाँ, ये रहा यहाँ पे. अवेलेबल दीज 10 कैंडिडेट्स क्लियर द अबव जॉब स्टेप्स. अबव स्टेप्स कितने भी स्टेप्स यहाँ पे कॉन्वर्सेशन किया और उसके बाद वेरिफिकेशन. तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे बैकग्राउंड तक जो है इन्होंने वेरिफिकेशन किया है, राइट. कि भाई पुराने एम्प्लॉयर से पूछ लिया कि भाई आपके एम्प्लॉइज यहाँ पे सही काम करते थे, आपके यहाँ पे कोई गबन तो नहीं किया, कोई फ्रॉड तो नहीं किया, कोई इशू तो नहीं है, मेंटल अनफिट तो नहीं है, ये सारी चीजें. तो 4 पॉइंट इसके अंदर बताने कि जो जो प्रोसेस डिस्कस हुआ है. पहले आप सोचते थे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ये दे दे, आप एक्सप्लेन कर दो. अभी आपको केस स्टडी देता है, उसको पढ़ के पॉइंट समझना है, फिर उन पॉइंट्स को आपने क्या करना है? एक्सप्लेन करना है. तीसरा, आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. आपको पता है स्टाफिंग चैप्टर चल रहा है तो आप सोचोगे स्टाफिंग का ही होगा फंक्शन, बट पढ़ लेते हैं, ऐसे डायरेक्टली डिसाइड नहीं करेंगे. और कॉन्सेप्ट एंड इट्स सोर्स. कॉन्सेप्ट बताना है और सोर्स बताना है, वही इंटरनल सोर्स या एक्सटर्नल सोर्सेस यूज्ड बाय द फर्म टू अट्रैक्ट मोर बायर फॉर द फर्म. जोसेफ ब्रदर्स was a firm manufacturing jute lampshades. It uses leftover jute pieces from various jute factories to manufacture economical lampshades, which are supplied to various hotels in the nearby town. It employs men and women from nearby villages, है ना. men और women को क्या कर रहे हैं क्लास? ये ले रहे हैं अलग अलग villages से, जो अच्छे लैम्प शेड्स डिजाइन जो है बना सकते हैं. तो यहाँ लोगों को लेने की बात करी गई है ना, तो ये किस फंक्शन की बात करी गई है? स्टाफिंग की. Joseph brother is not able to meet its target. Namish, the supervisor of company, was told to analyze the reason for deviation. तो reason for deviation की बात यहाँ पे चल रही है. तो एक से ज्यादा फंक्शन है, कंट्रोलिंग फंक्शन भी है. Namish found the following problems and suggested certain solution in the working of the business. The number of workers employed are less. Number of workers जो less है, जितने चाहिए उससे कम. As a result, the existing workers are overburdened. वर्कर ओवरबर्डन है. फर्म डिसाइड टू सर्च फॉर न्यू वर्कर, यानी रिक्रूटमेंट करेगी, एंड आस्क द प्रेजेंट एम्प्लॉयज टू इंट्रोड्यूस द कैंडिडेट टू रेकमेंड ऑफ देयर फ्रेंड. यानी कि ये जो क्लास टाइप है ना, ये है रेकमेंडेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज. रेकमेंडेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज. रेकमेंडेशन फ्रॉम यानी अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से हम लोग क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं कि भैया तुम लोग कोई जानकारी में तुम्हारे दोस्त रिश्तेदार हो तो उनको काम के लिए भेज दो. दिस इनेबल द फर्म पुटिंग पीपल जॉब. फिर लोगों को हम भर्ती कर लेते हैं और गोल अचीव हो जाता है. तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो है रेकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय. और इसका सोर्स क्या है क्लास? इसका सोर्स है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. इसका सोर्स क्या है? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. और पहले का आंसर क्या है? कंट्रोलिंग और स्टाफिंग. दो फंक्शंस हैं और जो सोर्स है वो है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय. जो एम्प्लॉय की जरूरत है वो अब प्रेजेंट एम्प्लॉय से रेकमेंड करके अपनी कंपनी के अंदर भर्ती कर रहे हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रोसेस and steps in the process of identifying and choosing the best person out of a number of prospective candidate for job discussed above. तो यार ये ऑब्वियसली जो प्रोसेस की बात कर रहा है ये सिलेक्शन प्रोसेस है और नेक्स्ट 3 स्टेप्स आपको सिलेक्शन प्रोसेस के नेक्स्ट 3 स्टेप्स जो है बताने हैं. तो पढ़ते हैं क्लास यहाँ पे. In an interview with a leading news channel, Mr. Rakesh Quatra, CEO of Get My Job, has suggested that the companies which want more and more people to apply for a job in their organization should make the process of applying jobs easier and candidate friendly. It is for the reason, he said, that most progressive companies today have a short application process. He also said that the application form filled by the candidate is very important as it is the information supply in the application form which helps the manager to eliminate unfit application. तो application form ऐसा बनाओ कि आधे ज़्यादा लोग वहीं पे ही reject हो जाए. The company can create mechanism that attempt to measure certain characteristics of individual like aptitude, manual dexterity, यानी कि टेस्ट कराएंगे. Aptitude test, manual dexterity test,
and intelligence test or personality test. The candidate may then be called for in-depth conversation, यानी कि इंटरव्यू के लिए कॉल्ड अप करेंगे to evaluate the stability, suitability of the job और एक्सप्लेन नेक्स्ट 3 स्टेप. तो यहाँ पे इंटरव्यू के लिए तो बुला लिया, फिर क्या करोगे आप? चेकिंग रेफरेंस है, बैकग्राउंड, नेक्स्ट 3 स्टेप बताना है. यानी पहला तो समझ गए सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहा है, और जहां तक इसके अंदर हो गया इंटरव्यू तक को देखो बुला रहे हैं ना, इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन मतलब इंटरव्यू के लिए बुला लिया. अब आपको क्या पूछा गया? एक्सप्लेन द नेक्स्ट 3 स्टेप्स. चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, फिर लिया जाएगा सिलेक्शन डिसीजन. सिलेक्शन डिसीजन के बाद क्या होगा क्लास? मेडिकल एग्जामिनेशन होगा ना, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन. बस 3 पूछा है तो आपको ये 3 पॉइंट आगे के बता देना है. तो क्वेश्चन अगर पढ़ोगे ना, समझोगे आप, इजी लगेगा आपको, मुश्किल नहीं. अगर हम चैप्टर पढ़ा है तो आपको आसान लगेगा. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज बाय द कंपनी टू हायर न्यू एम्प्लॉय. न्यू एम्प्लॉय को हायर करने के लिए कौन सा एक्सटर्नल सोर्स ये यूज कर रहे हैं, है ना. एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ट्रेनिंग, मेथड ऑफ ट्रेनिंग बताना है. और स्टेट 2 वेज इन विच द प्रोजेक्ट रेडीनेस प्रोग्राम कैन बेनिफिटेड. अच्छा, पढ़ते हैं क्या है. Zeno Limited is a global information technology consulting company with 45,000 employees serving over 600 clients in 23 countries. Its chief executive officer, Mr. Neil Sharma, guided the company through 2 decades of diversification and growth to the emerge as one of the leading Indian company in the software industry. The company has set standards in ensuring the best training opportunity for its employee. बेटा आप ध्यान रखना कि कभी भी केस स्टडी का क्वेश्चन होना, शुरू में हिम्मत मत हारना कि समझ नहीं आ रहा. क्या पता आखिरी के 2 लाइन में ही उसका कीवर्ड छुपा हुआ जो मैंने तुम्हें बताया. तो शुरू में बिल्कुल घबराना मत, यहाँ से कुछ हमें सीखने को नहीं मिला. यहाँ से बस पता चलता है कंपनी ट्रेनिंग भी देती है. द प्रोजेक्ट गाइडेंस प्रोग्राम इज अ 52 डे स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम. कंपनी ने एक प्रोग्राम चलाया, ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसका नाम है प्रोजेक्ट गाइडेंस प्रोग्राम, जो 52 दिन का एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम है. ऑफर टू ऑल रिक्रूटर्स to varied background to the train and essential behavioral and technical skills of that prepare them to work in live customer project, ताकि live customer project पे आप अच्छे से काम कर सको. These recruits are hired from university and management institute. तो ये मिल गया क्लास. यहाँ पे कौन सा है? इसको कैंपस प्लेसमेंट कहते हैं. क्या कहते हैं क्लास? कैंपस प्लेसमेंट. टेक्निकल प्रोफेशनल as well as managerial job. It helps new employees to settle down quickly, है ना. Settle down quickly into the job by becoming familiar with the people. ये आता है क्लास, ये आता है यहाँ पे जो आप एग्जैक्टली एम्प्लॉयज से मिलवाते हो, अपने नए एम्प्लॉयज को मिलवाते हो, उसको इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं क्लास? इंडक्शन ट्रेनिंग. तो सेकंड का आंसर क्या होगा? इंडक्शन ट्रेनिंग, जहां पे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से मिलवाया जाता है ताकि वो क्विकली सेटल डाउन हो जाए. तो पहला है कौन सा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है? कैंपस रिक्रूटमेंट. दूसरा है मेथड बताना है ट्रेनिंग का, तो वो इंडक्शन ट्रेनिंग है. ठीक है. और इंडक्शन ट्रेनिंग जो होता है वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, ध्यान रखना, कंपनी के अंदर काम करते करते. और 2 आपको बेनिफिट बताने हैं क्लास. ठीक है. तो भाई ट्रेनिंग के 2 बेनिफिट बताओ. कंपनी ट्रेनिंग दे रही है ना इस तरीके से. ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया प्रोजेक्ट रेडीनेस क्लास प्रोग्राम, ये जो 52 दिन का प्रोग्राम है, इसका फायदा क्या होगा? रिड्यूस लर्निंग टाइम, है ना, और मैनेजिंग मैन पावर नीड, और आपका जो परफॉर्मेंस है एम्प्लॉयज का, बेटर परफॉर्मेंस बेटर होगा. ये सारी की सारी चीजें आप क्लास लिख सकते हो. ये 3 अलग अलग पूछा गया है, तो ये में भी 6 नंबर का होगा. हर पॉइंट 2-2 नंबर का होगा, या 4 का होगा तो कोई 2 का, फिर कोई 1-1 का, इस तरीके से. तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट. स्टाफिंग के भी हमने 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो केस स्टडीज के थे वो हमने बना लिए. यार देखो, आज हम लोगों ने स्टाफिंग तक पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया. अभी एक मतलब कंप्लीट कर लिया. अभी स्टाफिंग तक के एमसीक्यू भी आ जाएंगे चैप्टर नंबर 4, 5, 6 के. तो आप इस बात को इंश्योर करो आज रात 12 बजे से पहले किसी भी तरीके से स्टाफिंग खत्म हो जाए. तो मेरे 2 दिन और बचे हैं जिसके अंदर हम बाकी 2 चैप्टर को बहुत अच्छे से खत्म कर देंगे. बाकी 2 चैप्टर, बाकी जो 6 चैप्टर है, तो अभी की डेट पे आधा सिलेबस आपका पूरा अच्छे से खत्म हो चुका है विद एमसीक्यू आज की डेट पे. यहाँ तक आप पढ़ के आना. कोई डाउट, कोई दिक्कत मुझे पूछना कॉमेंट सेक्शन में. इन सबकी क्लास पीडीएफ में डलवा दूंगा एसपीसीसी ऐप पे और टेलीग्राम चैनल पे. वहां से आप जाके फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर ले सकते हो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. प्लीज इतना याद जरूर करके आना, अब बिल्कुल भी क्लास प्रोक्रास्टिनेट मत करना कि कर लूंगा, चलो कर लूंगा, नहीं, अब करना ही है. एट एनी कॉस्ट करके आना. कोई डाउट, कोई दिक्कत तो मुझे कमेंट में बताना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. मैं भी दिन रात बिना सोए मेहनत कर रहा हूँ एग्जाम के लिए. अच्छे से बीएसटी का पेपर निकल जाएगा ना. इको और अकाउंट्स भी बहुत अच्छे से करा दूंगा, मेरी गारंटी है. पर आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, वर्क हार्ड करना पड़ेगा. ओके, कोई डाउट हो मुझे बताना. बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.